बच्चों अब हम व्याख्या करेंगे। रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छाड़त साथ, खग मृग बसत अरोग वन हरि अनाथ के नाथ। रहीमन, रहीमन मतलब रहीम जी, बहु बहुत, भेषज औषधि दवाइयां जो होती हैं, करत करते हैं, व्याधि रोग, छाणत छोड़ते साथ। खग, खग मतलब पक्षी, मृग, मृग से मतलब मृग आदि पशु, बसत रहते हैं, अरोग, अरोग मतलब निरोग, कहाँ वन में। हरि ईश्वर, अनाथ, अनाथ मतलब बेसहारा के साथ, नाथ, नाथ मतलब स्वामी। तो रहीमन बहु भेषज करत, रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य बहुत सी औषधियां करता है या बहुत बहुत सी औषधियों का सेवन करता है। क्या रहने के लिए? निरोग बने रहने के लिए। फिर भी व्याधि रोग उनका साथ नहीं छोड़ती। तो रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य बहुत सी औषधियों का सेवन करता है निरोग रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन जो व्याधि है, रोग है, वह उनका साथ नहीं छोड़ता। खग मृग बसत अरोग वन, इसके विपरीत खग मतलब जितने पक्षी हैं वो, और मृग आदि जो पशु हैं वो, तो पशु पक्षी कहाँ बसते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ निवास करते हैं? वन में। लेकिन फिर भी वो अरोग बने रहते हैं, मतलब निरोग बने रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो पक्षी और मृग आदि पशु, तो पशु पक्षी कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं, लेकिन वो निरोगी बने रहते हैं। क्योंकि हरि अनाथ के नाथ, क्योंकि हरि ईश्वर उन अनाथों, उन बेसहारों के नाथ होते हैं, स्वामी होते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि यहाँ कवि यही कहना चाहते हैं कि प्राकृतिक वातावरण में यदि हम रहते हैं तो हम निरोगी रह सकते हैं। अब हम इसका हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं इस दोहे का। तो काव्य सौंदर्य में यही है कि ये यहाँ पर काव्य सौंदर्य में हमें पहला पॉइंट हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अवधि भाषा है। अवधि, धा में बड़ी की मात्रा, अवधि भाषा है। दूसरी बात, ये दोहा पद शैली है। और छंद में हम देखें तो यहाँ पर दोहा छंद है। और यदि हम रस में देखें तो यहाँ पर व्यवहारिक ज्ञान दिया गया है, मनुष्य के व्यवहारिक जीवन का उल्लेख है। तो जहाँ पर व्यवहारिक जीवन का उल्लेख होता है तो वहाँ पर एक तरह से शांत रस हम देख सकते हैं। और अब हम इसका जो आखिरी जो पॉइंट होता है वह है विशेष। तो हाँ, हम विशेष में यही लिख सकते हैं कि प्राकृतिक वातावरण स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। ये हम विशेष में लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा हुआ पहले दोहे की व्याख्या। अब हम दूसरे दोहे पर आते हैं। बच्चों अब हम रहीमन विलास का दूसरे दोहे की व्याख्या करेंगे। धन रहीम जल कूप को, लघु जिय पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है, जगत प्यासो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम संदर्भ वही लिखेंगे जिसमें कि कवि और कविता का नाम होता है ना। तो संदर्भ हम संदर्भ में यही लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा रहीमन विलास से लिया गया है और इसके रचयिता रहीम जी हैं। और इसके प्रसंग में हम
लिखेंगे दूसरा पॉइंट जो है इसका प्रसंग, तो इसके प्रसंग में हम यही लिखेंगे कि कुएं का जल धन्य होता है समुद्र के जल की अपेक्षा। फिर यहाँ पर अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो व्याख्या है, तो हम इसकी व्याख्या करेंगे। धन रहीम जल कूप को, धन मतलब धन्य, धन्य है रहीम, रहीम जी, जल, जल मतलब पानी, कूप, कूप मतलब कुएं, लघु, लघु मतलब छोटा, जीव, जीव, जीव मतलब प्राणी, पियत, पीते ही, अघाय, अघाय मतलब तृप्त हो जाता है, संतुष्टि पाता है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या शुरू करते हैं हम कि रहीम जी कहते हैं कि कुएं का जो जल है वह धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि लघु जीव पियत अघाय, छोटे छोटे जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, वो उस जल को पीकर अघा जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, संतुष्टि पाते हैं, उनकी प्यास उनसे बुझ जाती है। उदधि बड़ाई कौन है? बड़ाई, उदधि मतलब समुद्र, बड़ाई मतलब प्रशंसा। कौन है? कौन है मतलब कैसे की जा सकती है? जगत प्यासो जाए, जगत मतलब पूरा संसार, प्यासो, प्यासो मतलब प्यासा, जाए मतलब चला जाता है। इसके विपरीत उदधि, उदधि मतलब समुद्र, समुद्र की कैसे बड़ाई, समुद्र की कौन बड़ाई करेगा? क्योंकि जगत प्यास हो जाए, क्योंकि यदि पूरा संसार, संसार के प्राणी यदि मान लो समुद्र के जल से प्यास बुझाने जाते हैं तो उनकी प्यास उससे नहीं बुझती है और वो प्यासे ही वापस लौट जाते हैं। तो इसकी अपेक्षा तो कुएं का जल धन्य है, जो कि छोटे से छोटे जीव की भी वो प्यास बुझा देता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, यहाँ रहीम जी यही कह रहे हैं इस दोहे में कि छोटी छोटी वस्तु की भी बहुत महत्ता होती है यदि वो उपयोगी हो तो, नहीं तो बड़े से बड़ी वस्तु भी निरर्थक होती है यदि मान लो निरर्थक हो जाती है यदि मान लो उसकी उपयोगिता नहीं होती है तो ये तो हमारा इसकी व्याख्या हुई। अब हम इस दोहे का काव्य सौंदर्य देख लेते हैं, जो कि चौथा पॉइंट है। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे कि इस दोहे की भाषा अवधी भाषा है, शैली दोहा पद शैली है और छंद है दोहा, और अलंकार में हम देखें तो यहाँ पर य और या, यहाँ पर पंक्ति के काव्य पंक्ति के अंतिम वर्ण है और उनमें समानता है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार हुआ। तो अलंकार में अनुप्रास अलंकार, और रस में हम देखें तो शांत रस। तो इस तरह से ये यहाँ पर दृष्टांत अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पर उदाहरण दे देकर यहाँ पर बात कही गई है, इसलिए मनुष्य के व्यवहारिक जीवन का ज्ञान उदाहरण के द्वारा दिया गया है, इसलिए यहाँ ये दृष्टांत अलंकार है। तो हम दोनों ही अलंकार लिख सकते हैं, दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार। रस जैसे कि अभी हमने बताया ही है कि यहाँ पर शांत रस है। इसका अगला पॉइंट जो है पांचवा, वो है विशेष। तो विशेष में हम यही लिख सकते हैं कि तृप्तिकारक वस्तु ही महत्वपूर्ण होती है, जो दरअसल उपयोगिता से ही किसी भी वस्तु की महत्ता होती है। तो यहाँ पर हमारा ये इस दोहे की व्याख्या कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं तीसरे दोहे पर।
तो तीसरा दोहा है, बसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जिय सोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस। तो यहाँ पर संदर्भ में हम यही कवि कविता का नाम की प्रस्तुत दोहा रहीमन विलास से लिया गया है। इसके रचयिता रहीम जी हैं। तो दूसरा इसका पॉइंट है, हम लिखेंगे प्रसंग। तो प्रसंग में हम यही लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने कुसंगति के प्रभाव का वर्णन किया है। अब इसकी हम तीसरा जो पॉइंट है वह है व्याख्या। तो यहाँ पर हम व्याख्या करते हैं, बसी कुसंग चाहत कुशल। बसी बसी मतलब रहना, कुसंग कुसंग मतलब कुसंगति, चाहत चाहते हैं, कुशल कुशल मतलब कुशलता। यह रहीम जिय सोस, यह रहीम रहीम कवि का नाम, जिय जिय मतलब मन में, सोस अफसोस दुख। तो व्याख्या करते हैं इसकी कि रहीम जी कहते हैं कि बसी कुसंग चाहत कुशल, यदि आप कुसंगति करते हैं, कुसंग में रहते हैं, बसते हैं, कुसंगति में रहते हैं और क्या चाहते हैं, कुशलता यदि चाहते हैं, तो यह बड़े अफसोस की बात है, यह बड़े दुख की बात है। क्योंकि कुसंगति से कभी भी कुशलता की प्राप्ति नहीं होती। जैसे कि महिमा घटी समुद्र की, जिस तरह से कि महिमा महत्ता घट गई, किसकी घटी थी, समुद्र की, समुद्र की महत्ता घट गई थी, रावण बस्यो पड़ोस, क्योंकि वह रावण की लंका के पड़ोस में बसा था, इसीलिए उसकी महत्ता घटी। तो यहाँ पर रहीम जी यही कहना चाहते हैं कि कुसंग से यश में वृद्धि नहीं होती, अपितु अपयश ही प्राप्त होता है। अतः कुसंगति से सदैव बचना चाहिए, सदैव हमें सुसंगति ही करनी चाहिए। अब इसका अगला पॉइंट है वह है काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में हम भाषा अवधि, इस दोहे की भाषा है अवधि भाषा, और शैली है दोहा पद शैली, अलंकार है दृष्टांत अलंकार, क्योंकि यहाँ पर फिर से उदाहरण दिया है रावण का, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। और यहाँ पर स और स यहाँ पर लिखा गया है, काव्य पंक्ति के अंतिम जो वर्ण है स और स, तो यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार है। और छंद में आप देखें तो ये दोहा छंद है, और रस में देखें तो शांत रस है। इस तरह से हमारा ये काव्य सौंदर्य पूरा हुआ। अब अगला पॉइंट जो है वो है विशेष। तो यहाँ पर हम विशेष में यही लिख सकते हैं कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इसमें मानव जीवन का व्यवहारिक ज्ञान प्रस्तुत किया गया है, वो भी रावण का उदाहरण देते हुए। तो ये हमारा ये तीसरे दोहे की व्याख्या अब यहाँ पर कंप्लीट होती है।